आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, है ना। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, यह उस वस्तु के किस गुण पर निर्भर करता है। कोई वस्तु है वह पानी में डूबेगा या तैरेगा, यह जो है उस वस्तु के किस गुण पर निर्भर करेगा कि वह डूबेगा या तैरेगा। घनत्व पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, आयतन पर निर्भर करेगा या उस वस्तु के कठोरता पर निर्भर करेगा। तो इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। घनत्व पर निर्भर करेगा, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करेगा कि वह वस्तु जो है पानी में डूबेगा या तैरेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। कह रहा है कि कोई वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, यह उसके घनत्व पर जो है निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर वस्तु का घनत्व जो है पानी से कम है तो वह तैरेगी। जैसे लकड़ी जो है पानी में तैरती है, इसका कारण यह है कि लकड़ी का जो घनत्व है पानी से क्या है, कम है, इसलिए वह तैरता है। अगर पानी से लकड़ी का घनत्व ज्यादा होता तो वो पानी में क्या हो जाता, डूब जाता। ठीक है, अगर वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है तो वह डूबेगी। जैसे पत्थर को हम लोग पानी में डालते हैं तो फौरन क्या होता है, डूब जाता है। इसका मतलब है कि पत्थर का जो घनत्व है वो पानी से क्या है, अधिक है, इसी कारण पत्थर पानी में डूब गया। ठीक है, तो कोई भी वस्तु पानी में तैरेगा या डूबेगा वह उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर वह उस वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो पानी पर तैरेगा, अगर वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। और आप लोग जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, है ना, 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो आप लोग जवाब भी दीजिएगा कमेंट में, है ना। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने ये है कि जलीय पौधों एवं जंतुओं, जैसे आपका मछली हो गया, है ना, और मगरमच्छ हो गया, बहुत सारा चीज है जो जल में रहता है ना। तो जलीय पौधों एवं जंतुओं के जीवित रहने के लिए जो है पानी में कौन सी गैस जो है घुली होना आवश्यक है। जलीय पौधे एवं जंतुओं के जीवित रहने के लिए पानी में कौन सी गैस घुली होना आवश्यक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑक्सीजन, है ना। अगर जल में ऑक्सीजन गैस नहीं घुला हुआ रहेगा तो जल के अंदर जो जलीय पौधा और जंतु है वह जीवित रह पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं तब। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। जैसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस जलीय जीवों, जैसे मछली हो गया, है ना, तो जलीय जीवों के लिए सांस लेने के काम आती है। ऑक्सीजन जो है पानी में घुला हुआ रहेगा तो मछलियों को सांस लेने के वह काम आएगा। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं घुला हुआ रहेगा, है ना, जितना भी जीवित चीज है सबको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, खास करके जलीय जीव, और हम लोग को तो चाहिए ही चाहिए। पेड़ पौधा भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करता है। आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ खाना बनाते वक्त उसका इस्तेमाल करता है, बाद बाकी वह सांस लेने में भी, है ना, ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, मछलियां जो है अपने गलफरों, जिसे गिल्स कहते हैं, तो गलफरों से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, मछली जो सांस लेती है पानी के अंदर किससे लेता है, तो गलफरा से, जिसको कभी कभी गलफरा ना देकर गिल्स दे देगा, है ना। तो गलफरों को ही, गलफरा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि सरसों का तेल और पानी जो है आपस में नहीं मिलते हैं,
ऐसे द्रवों के जोड़े को क्या कहा जाता है? सरसों का तेल और पानी क्या आपस में कभी भी मिलेगा, घुलेगा? आप कितनों ऐसे ऐसे मतलब किसी बर्तन में पानी और तेल डाल दीजिए, उसको कितना भी घोलिए, तो लास्ट में क्या होगा? तेल जो है ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। क्यों? तेल जो है पानी पर क्यों तैरता है? तो तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है? हल्का होता है, इसीलिए वह तैरता है। ठीक है, वो कभी नहीं घुल सकता। तो कहता है कि ऐसे द्रवों के जोड़े को क्या कहते हैं? मिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव, घुलनशील द्रव या अविलय द्रव्य। तो दोनों का दोनों जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। पानी भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, सरसों का तेल भी जो है द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। और दोनों को जब घोलेंगे तो वो कभी घुलेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे अमिश्रणीय द्रव। क्या? अमिश्रणीय द्रव, है ना। अगर मिल जाता तो मिश्रणीय द्रव, घुल जाता तो घुलनशील द्रव, लेकिन घुलता तो है नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो द्रव आपस में नहीं मिलते उन्हें अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। जो द्रव आपस में नहीं मिलते उन्हें क्या कहते हैं? अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। कह रहा है कि जब किसी धातु को काटा या रगड़ा जाता है तो उसकी नई सतह चमकदार दिखाई देती है। इस गुण को क्या कहा जाता है? कोई धातु है ना, उसको या तो आप काटिए या उसको रगड़िए तो उसकी नई सतह जो है चमकदार दिखाई देती है। जैसे लोहा है, उसको काटिएगा तो जो नया सतह दिखेगा वो चमकता है, या उसको जो है रगड़िएगा, उसको खरोंचिएगा तो चमकने लगता है ना, उसका नया सतह। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्धनीयता, द्युतिवान या द्युतिहीन? अच्छा, ये तो ऑप्शन ही गलत है ना। धुतिवान होता है ना। क्या होता? धुतिवान। जब किसी धातु को काटा या रगड़ा जाता है तो उसकी सतह जो है चमकदार दिखाई देती है। इस गुण को कहते हैं धुतिवान, है ना। तो ऑप्शन में जो है धुतिवान तो है नहीं, द्युतिवान सही से लिखाया नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कहीं सही से लिखाया नहीं। जब धातु को काटते या रगड़ते हैं तो उसकी नई सतह चमकदार दिखती है। इस गुण को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, धुतिवान कहते हैं, है ना। इसका जो पीडीएफ हम आपको देंगे तो उसमें इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? धुतिवान। ठीक, चलिए ये नहीं होगा, जब हम पीडीएफ आपको देंगे तो उसमें बदल देंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय होता है अर्थात घुल जाता है? विलय का मतलब घुलना, है ना। तो कौन सा पदार्थ पानी में विलय होता है यानी घुल जाता है? रेत घुलता है क्या? नहीं। चॉक पाउडर नहीं घुलता। चीनी घुल जाता है, चीनी घुल जाता है। लकड़ी का बुरादा क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है, यानी ये सब विलय नहीं है। लेकिन चीनी जो है जल में घुल जाता है तो चीनी विलय है ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार। ठीक है, देखिए, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ कहते हैं? विलय पदार्थ। जैसे रेत, चॉक पाउडर और लकड़ी का बुरादा, ये सब पानी में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। तो इसलिए ये कौन पदार्थ है? अविलय पदार्थ है, जो पानी में नहीं घुल पाएगा पूरी तरीके से, है ना। घुलने का मतलब क्या है? कि पानी में गायब हो जाना, है ना, पानी में विलीन हो जाना। तो रेत को हम लोग पानी में घोलेंगे तो हमको रेत दिखेगा ही दिखेगा, चाहे जितना भी आप उसको घोल दीजिए रेत दिखेगा ही दिखेगा। चॉक पाउडर को पानी में घोलिए, चॉक पाउडर
दिखेगा ही दिखेगा। लकड़ी का बुरादा कितना भी पानी में घोल दीजिए, लकड़ी का बुरादा जो है दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन चीनी को घोलिए तो जब चीनी घुल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चीनी घुला हुआ है या नहीं। नमक को घोलिए, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वह उसमें पूरी तरीके से विलीन हो गया है ना। तो जो पदार्थ पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता है ना, उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने छठा सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अविलेय होता है अर्थात घुलता नहीं है। आसानी से बता दीजिएगा। नमक घुल जाता है, हमसे पूछा है कौन सा पदार्थ पानी में अविलेय होता है, तो ये तो विलेय पदार्थ है, ये होगा नहीं। चीनी भी घुल जाता है, ये तो विलेय है। हमको खोजना कौन है, अविलेय पदार्थ है ना, यानी जो नहीं घुलता है। रेत नहीं घुल सकता है। नींबू रस ये तो घुल जाएगा है ना। पानी में नींबू का रस मिला दीजिए और उसको घोल दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें नींबू का रस है। बता पाएगा क्या, नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अविलेय होता है, इस चारों में से कौन है पानी में अविलेय यानी नहीं घुलेगा, तो रेत ही है। बाद बाकी ये तीनों तो घुल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पदार्थ पानी में नहीं घुलते उन्हें जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उन्हें अविलेय कहते हैं। ठीक है, रेत जो है पानी में डालने पर नीचे बैठ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। रेत को पानी में अगर डालिएगा तो क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा लेकिन वह पानी में क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा। और हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि अरे इसमें तो रेत है, ये तो घुला ही नहीं। तो जो पदार्थ नहीं घुलता है उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के आर पार देखने पर सामने रखी वस्तुएं बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे तो वह वस्तु क्या कहलाती है। कोई वस्तु है ना, जैसे आप शीशा ही ले लीजिए, शीशा ले लीजिए और उसको जो है ऐसा शीशा होना चाहिए जो आर पार दिख जाए है ना, दूसरी तरफ जो है रंगा हुआ नहीं हो, आर पार दिख जाए। तो उसको अब देखिए क्या कहा कि किसी वस्तु के आर पार देखने पर, अब शीशा है मेरे सामने, उसको ऐसे रखेंगे आंख के सामने तो उस साइड क्या है वो तो हमको पूरा पूरा दिखेगा क्योंकि आर पार दिख रहा है। तो आर पार देखने पर जो है शीशा के सामने जो वस्तु रखा हुआ है वह हम बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे, अर्ध पारदर्शी कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे या चमकदार। तो जिस वस्तु से हम आर पार देख सकते हैं है ना, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ अब अगर आप गए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। और कितने सवाल का जवाब आपका सही हुआ था है ना, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अगर किसी वस्तु के आर पार देखने पर चीजें जो है साफ और स्पष्ट दिखे तो वह पारदर्शी होती है यानी ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, जैसे साफ कांच, स्वच्छ पानी है ना, ये सब पारदर्शी के क्या है, उदाहरण है। ठीक, चलिए अगले सवाल को देखा जाए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि जिन पदार्थों के आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। अब जैसे मेरे सामने जो है मान लीजिए ये है, अब ऐसे हम रखेंगे तो हम आर पार क्या देख रहे हैं, इससे नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे है ना, पारदर्शी कहेंगे क्या, वो तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि जिन पदार्थों के आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, पारभासी कहेंगे या चमकदार कहेंगे।
तो उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी, है ना। जिन पदार्थों के आर पार बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता, उन्हें, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों के आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, वे अपारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी हम अगर अपने सामने में रख ले, क्या लकड़ी से हम आर पार देख सकते हैं? नहीं। दीवार, दीवार के आर पार हम देख सकते हैं? नहीं। किताब, किताब सामने में रख लेंगे तो क्या किताब के आर पार हम देख सकते हैं? नहीं। तो ये सब जो है अपारदर्शी के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखा जाए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं दिखाई तो देती हैं परंतु धुंधली दिखाई देती है, क्या कहलाती है? वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, तो वो पदार्थ को क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे क्या? नहीं। पारदर्शी में क्या होता है कि हम आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी में क्या होगा? अपारदर्शी हो सकता है? नहीं, अपारदर्शी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी में हम आर पार साफ देख ही नहीं सकते, है ना। मतलब आर पार हम देख ही नहीं सकते, एकदम कुछ भी नहीं देख सकते, तो अपारदर्शी। आर पार यानी पूरा पूरा अगर देख रहे हैं तो पारदर्शी। इसका सही जवाब पारभासी हो जाएगा। क्या होगा? पारभासी, है ना। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं दिखाई तो देती है परंतु धुंधली दिखाई देती है, तो क्या कहलाता है वह पदार्थ? पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि जिन पदार्थों के आर पार देखने पर वस्तुएं दिखाई तो देती है लेकिन साफ नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती है, पूरा साफ साफ नहीं बल्कि धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देता है, तो वे क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच से आप कोई वस्तु को देखिएगा तो वस्तु अगला दिखेगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना। तेल लगा हुआ कागज से आप अगर देखिएगा तो हल्का हल्का दिखेगा लेकिन पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा। कोहरा और धुआं, है ना। कोहरा जब लगता है तो मतलब ठंडी के मौसम में आप देखे होइएगा, जब कोहरा लगता है तो सामने की वस्तु हल्का फल्का दिखता है लेकिन पूरा स्पष्ट दिखता है, साफ साफ दिखता है? नहीं दिखता है। धुआं भी इसका उदाहरण है पारभासी का। ठीक है, तो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कोहरा और धुआं जो है ये सब क्या है? पारभासी के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि शहद का घनत्व अधिक होता है। पहले ही बोल दिया कि शहद का घनत्व जो है अधिक होता है जब इसे पानी, तेल और सिरके में डाला जाता है, तो यह किसमें डूबेगा और किसमें नहीं? शहद का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है जब शहद को पानी में डालिए या तेल में डालिए या सिरके में डालिए, तो यह शहद जो है किसमें डूबेगा और किसमें नहीं डूबेगा? पानी में डूबेगा, पानी और सिरके में डूबेगा, तेल में नहीं डूबेगा, तेल में डूबेगा, इन सभी में डूबेगा। तो शहद का जो घनत्व होता है वो पानी, तेल और सिरके तीनों से ज्यादा होता है, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी डूब जाएगा, है ना। यानी इन सभी में डूबेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप गए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शहद का घनत्व अधिक होता है जब इसे पानी में डालिए या तेल में डालिए या सिरके में डालिए, तीनों में अगर डालिएगा तो शहद का घनत्व तीनों से अधिक होता है ना। पानी के घनत्व से अधिक होता है, तेल के घनत्व से भी अधिक होता है और सिरके के घनत्व से भी अधिक होता है, जिसके कारण शहद जो है तीनों में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा, है ना।
चलिए देख लीजिए, कह रहा है शहद का घनत्व बहुत अधिक होता है जबकि पानी, तेल और सिरके का घनत्व उससे कम होता है। किससे? शहद से कम होता है। इसलिए शहद जो है इन तीनों द्रवों में नीचे की ओर चला जाता है, यानी डूब जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर आप पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 80 92 43 0290 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।